आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। आपने चेतावनी सुनी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी। आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को तबाही और विनाश की चेतावनी। ये चेतावनी आई भारतीय वायुसेना के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से। वही आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जिसे पाकिस्तान फर्जी तस्वीरें दिखाकर तबाह हो जाने के दावे कर रहा है। वहीं से आज भारत के प्रधानमंत्री आतंक के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहे थे। अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना? कैसे उनके इस दौरे ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार की हवा निकाल दी? आदमपुर एयरबेस की रणनीतिक ताकत क्या है जो इसे भारत की सुरक्षा का अभेद्य किला बनाती है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको खबर गांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन केलर और सीज फायर पर कांग्रेस के तीखे सवालों के बारे में भी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य न केवल भारतीय वायुसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाना था, बल्कि पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब करना और भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना भी था। कैसे, एक एक करके समझते हैं। पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरबेस इंडियन एयरफोर्स के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। हिंडन के बाद ये एयरफोर्स का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड का हिस्सा है, जो पश्चिमी सीमा पर यानी जो पाकिस्तान से लगती सीमा है उस पर भारत की हवाई सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन इसका नेतृत्व करता है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन की पाकिस्तानी सीमा से दूरी करीब 100 किलोमीटर की है। यहाँ से भारत की हर सैन्य गतिविधि पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह काम करती है। आदमपुर एयरबेस पर राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे अत्याधुनिक फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो भारत की हवाई ताकत को मजबूत बनाते हैं। हमले के लिए, सुरक्षा के लिए और निगरानी के लिए भी ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया इसका गवाह भी बना। भारत की मिलिट्री ऑपरेशन और हवाई सुरक्षा क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। एक तरफ जहां भारत के मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर तबाही मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ आ रहे पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी सटीकता के साथ नाकाम भी कर रहे थे। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करने का फैसला किया और ऑपरेशन में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया। ये दौरा और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 9-10 मई 2025 की रात को आदमपुर एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए और इस हमले में उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आदमपुर एयरबेस के रनवे, रडार, विमानों को तबाह कर दिया। ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया। साथ ही ये भी दावा किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में भारत के जवानों की जान भी गई। यानी अपने देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए फुल प्रोपेगेंडा चलाया। इसके लिए सबूत क्या दिया? एक सैटेलाइट इमेज जो मॉफ थी, यानी उससे छेड़छाड़ की गई थी और इस तस्वीर में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें एयरबेस को कोई नुकसान पता चलता हो। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पोल खोलने के लिए भारतीय सेनाओं ने तस्वीरें जारी की, एयरबेस की भी और रनवे की भी, एकदम साफ और सुंदर तस्वीरें, जिसमें एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल देखा जा सकता था, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि पाकिस्तान का हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और रही सही कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने पूरी कर दी।
उसी रनवे पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा जिसे तबाह करने के हवाई दावे पाकिस्तान कर रहा था। प्रधानमंत्री एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मिले जिनके बड़ी संख्या में मारे जाने का फर्जी दावा पाकिस्तान कर रहा था। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित किया। बैकग्राउंड में भारत का सुरक्षा कवच S-400 नजर आ रहा था जिसे तबाह करने का सपना पाकिस्तान देख रहा था। पीछे फाइटर जेट भी खड़े थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों के शौर्य को बयां करने के लिए काफी थे। जवानों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक वायुसेना के बहादुर योद्धाओं से आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मिलना एक बहुत ही खास अनुभव था। प्रधानमंत्री ने कहा, आपने जो किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। प्रधानमंत्री ने मैन पावर के साथ साथ मशीनों के कोऑर्डिनेशन की भी सराहना की। कहा कि पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद हमारे एयरबेस या किसी भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आंच तक नहीं आई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है, और मुझे गर्व है आप सब पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। उन्होंने तीनों सेनाओं का आभार जताते हुए कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारे लिए जो कर रही हैं, भारत देश हमेशा उसका आभारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने न केवल पाकिस्तान बल्कि विश्व समुदाय को भी एक संदेश दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से तैर रही तमाम खबरों का फैक्ट चेक भी किया है, और आखिर में आतंकी आकाओं को संदेश भी दिया कि भारत की ओर नजर उठाने वाले का एक ही अंजाम होगा, तबाही। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर
नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पाकिस्तान और पीओके में आतंक के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर चला तो सरहद के भीतर ऑपरेशन किलर जारी है। इंडियन आर्मी ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट को आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पता चला, जिसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से भारी गोलाबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी पिछले 2 साल से हुई टारगेट किलिंग की कई घटनाओं में शामिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के माहौल में जो बदलाव हुआ था वो सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकजुट हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अब निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीज फायर के फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर बहुत गर्व है, लेकिन अचानक हुई सीज फायर की घटना ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ठेकेदारी ले रखी है। अब वे कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये शुरू से ही स्पष्ट रहा कि ये मुद्दा द्विपक्षीय है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की ओर से हमला जारी रहा। प्रधानमंत्री सीज फायर को लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे, क्या उन पर कोई दबाव है? ये सारे सवाल अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से पूछे। सुनिए। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। साथ ही गहलोत ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और कई अन्य देश पाकिस्तान के साथ आए, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं आया। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद वे कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना आज पूर्व चीफ जस्टिस हो गए, यानी रिटायर हो गए। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। कोर्ट रूम में वकीलों की ओर से आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने करियर, भविष्य और उत्तराधिकारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ, यादें बहुत अच्छी हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके बाद चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने वाले जस्टिस BR गवई एक बेहतरीन चीफ जस्टिस साबित होंगे और वे मौलिक अधिकारों और कानून के बुनियादी सिद्धांतों को कायम रखेंगे। भविष्य के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं स्वीकार करूंगा, हो सकता है कानून के ही क्षेत्र में कुछ करूं। चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना का कार्यकाल महज 6 महीनों का रहा। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो चर्चा में रहे, फिर चाहे वो एक के बाद एक पुराने मंदिरों के दावों संबंधी मामला रहा हो या फिर वक्फ संशोधन अधिनियम पर फैसला। CJI रहते संजीव खन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की सिफारिशों का भी ब्यौरा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ कैश मिलने के मामले की जांच के लिए चीफ जस्टिस खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विदाई समारोह में जब CJI संजीव खन्ना से इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम प्लस माइनस देखते हैं और तर्क संगत तरीके से फैसला देते हैं। भविष्य आपको बताता है कि आपने जो किया वह सही था या नहीं। कल यानी 14 मई को जस्टिस BR गवई देश के अगले चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस गवई 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जज बने थे। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था। पिछले 6 वर्षों में जस्टिस गवई संवैधानिक, प्रशासनिक, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक विवाद समेत अलग अलग विषयों से संबंधित मसलों को निपटाने वाली 700 बेंच का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस BR गवई की ब्रीफ प्रोफाइल आपको खबरगांव के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए खबरगांव के साथ।